कक्षा 9 विषय हिंदी में कृतिका पुस्तक के पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एकांकी का सार पढ़ा था जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी की लिखी हुई है। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत पूर्ण है? उत्तर, बीते हुए समय को ज़्यादा अच्छा बताना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप भी हमारा जमाना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में कुछ बातें उस समय की अच्छी रही तो किंतु सारी बातें अच्छी हो या संभव नहीं है। जो बातें अच्छी थी वे तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती होगी, पर बदलते समय के अनुसार वे सही ही हो यह आवश्यक नहीं। हर समाज की आवश्यकताएं समय अनुसार बदलती रहती हैं, अतः उनके द्वारा की गई तुलना तर्कसंगत नहीं है। प्रश्न नंबर 2, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए बात छिपाना या विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? उत्तर, राम स्वरूप आधुनिक विचारों के आदमी हैं। वे अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। उसके विवाह की उम्र होने पर जब वह योग्य वर के तलाश में निकलते हैं तो वही शिक्षा राह का रोड़ा बन जाती है। पेशे से वकील तथा समाज में बैठने उठने वाले गोपाल प्रसाद और बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए राम स्वरूप इस बात को उमा बीए पास होना गोपाल प्रसाद से छिपा कर रखते हैं। उनके आचरण का विरोधाभास उनकी विवशता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के सामने छिपाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए राम स्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि आज समाज में लड़की लड़के को समानता का दर्जा दिया जाता है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। वह कोई वस्तु या मूक जानवर नहीं कि किसी के इशारे पर कार्य करें। उनकी भी अपनी इच्छा तथा अधिकार है कि उन्हें जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके बारे में उन्हें जानने का पूरा हक है। उनकी रुचियों पसंद नापसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, आधुनिक विचारों के हिमायती तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा, किंतु वास्तविकता कुछ और ही निकली। उनकी बेटी की उच्च शिक्षा के कारण ही उन्हें योग्य वर मिलना मुश्किल हो गया था। उन्होंने अंततः सोचा कि लड़की को कम पढ़ी लिखी बताने पर विवाह आसानी से हो जाएगा। और गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि उच्च शिक्षित लड़की के घर के लिए अच्छी नहीं होती। उच्च शिक्षा लड़कों को ही मिलनी चाहिए। वे शादी विवाह को बिजनेस मानते हैं। उनका मानना था कि ऊंची हैसियत वालों की कम पढ़ी लिखी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर अधिक दहेज पाया जा सकता है। मेरी समझ से दोनों अपराधी हैं। झूठ बोलना अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी में चोरी करता है तो क्या उसे चोर नहीं कहलाएगा? अतः वो भी चोर है। अतः मेरे हिसाब से समान रूप से दोनों अपराधी हैं, जो इस तरह का भाव रखता है, दूसरा जो अपनी शिक्षा को छुपाते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर के किन किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, जिस तरह मकान नींव पर निर्भर रहता है उसी प्रकार मानव का शरीर रीढ़ की हड्डी पर निर्भर करता है। शंकर कुछ झुककर चलता है। उसके दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है।
शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है, वह गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता है, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वह पिता की हाँ में हाँ मिलाता है, वह पिता के रूढ़िवादी सोच का विरोध ना कर उनका समर्थन करता है। रीढ़ की हड्डी का तात्पर्य यहाँ आत्मविश्वास से भी है। शंकर में आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख सकता, अपने पिता की कही हुई बातों पे हाँ मिलाता है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के और उमा जैसी लड़की दोनों में से समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, शंकर एक दुर्बल युवक है, उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की कमी है, वह शिक्षा के प्रति भी लापरवाह है, वह लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर काटता है और शिक्षित होने पर भी रूढ़िवादी है, पिता की गलत बात को नकारने की उसमें हिम्मत नहीं है, वह उसी अपने पिता की बातों पे चल रहा है। आज के ज़माने में भी शंकर जैसा व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर उमा शिक्षित, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वासी और रूढ़िवादी विचारधारा की नहीं, माता पिता का आदर करते हैं, गलत बात सहन नहीं करते, स्पष्ट वक्ता है, स्वाभिमान को खोना उसे मंजूर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, ना कि शंकर जैसे व्यक्तित्व की। उमा जैसे व्यक्तित्व समाज में होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी प्रतीकात्मक एकांकी है। जिस प्रकार शरीर रीढ़ की हड्डी की मजबूती बिना स्वस्थ एवं सीधा नहीं रह सकता, उसी प्रकार दृढ़ विचारों के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। शंकर के माध्यम से लेखक ने उन युवकों पर व्यंग्य किया है जो दृढ़ निश्चय नहीं है, जिनमें रूढ़ियों के विरुद्ध जाने का साहस नहीं है। युवा पीढ़ी ही तो समाज की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। यदि वही आत्मविश्वासी, साहसी, दृढ़ निश्चय और सच्चरित्र ना होगी तो समाज कैसे उन्नति करेगा। अतः एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी की सार्थक है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, एकांकी के कथा वस्तु के आधार पर निस्संदेह उमा ही मुख्य पात्र है। वास्तव में इस एकांकी में राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर तथा उनका नौकर, पुरुष पात्र तथा महिला पात्रों प्रेमा तथा उमा उपस्थित रहते हैं। इनमें से राम स्वरूप तथा गोपाल प्रसाद एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी चारित्रिक रूप से आकर्षित नहीं कर पाते। इसलिए मुख्य पात्र उमा ही है, जिस पात्र समय को सीखने को मिलते हैं वही पूरी कथा उमा के इर्द गिर्द घूमती है। उमा के माध्यम से लेखक ने अपनी बात कही है। उसका व्यक्तित्व इतना सशक्त है कि बाकी सभी पात्र दब गए हैं। वह स्पष्टवादी तथा निडर है, वह मेज कुर्सी की तरह विवाह के बाजार में बिकने को तैयार नहीं है। वह शिक्षा का महत्व जानती है। वह स्वयं को तथा अन्य स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाना चाहती है और सबको शिक्षित करना चाहते हैं। सबको निडर होकर के आत्मविश्वास से अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। उत्तर, रीढ़ के एकांकी में राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। वह एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं। अनेक चरित्र विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राम स्वरूप आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वह अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वह उसके विवाह के लिए चिंतित दिखते हैं। गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं। गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। वही गोपाल प्रसाद पेशे के वकील हैं। वह शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं। वह उच्च शिक्षा लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। वह शादी जैसे मामले को भी बिजनेस मानते हैं। वह अत्यंत लालची और रूढ़िवादी विचारों के समर्थक हैं तथा रूढ़िवादी विचारों के समर्थक, जिससे समाज का पतन होता है। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी नाम एकांकी उद्देश्य समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को सभी के सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या, उनकी पसंद नापसंद, रुचि आदि को महत्व दिए जाने की समस्या को उजागर करना तथा समाज के उन लोगों को बेनकाब करना है जो शिक्षा एवं लड़का लड़की के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं।
हमको समाज में लड़का हो या लड़की हो सबको समान भाव से देखना चाहिए, समान भाव से उनको रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? अपनी तरफ से लिखिए। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, जैसे स्त्री शिक्षा में हम योगदान दे सकते हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, महिलाओं को उचित सम्मान दे सकते हैं तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, और वर्तमान समय की प्रसिद्ध स्त्रियों का उदाहरण समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं।